Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social study. Dear students, in our previous video, we already start our first lesson related to history. Dear students, हिस्ट्री के डेट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ये कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं या पूरी हिस्ट्री में कौन सा वो समय है, कौन सा वो टाइम पीरियड है जिसको हम मेमोराइज करते हैं, या हिस्ट्री के अंदर उस ऑकर्स को, इस इवेंट को हमने लिखा हुआ या पढ़ा हुआ या सुना। आज का जो ये वीडियो है इसे हम फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के चलते हैं, और जिसमें कहा गया हाउ डू वी पीरियडाइज, कि कैसे हम टाइम ऑफ पीरियड समय अवधि को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। क्या कहा इसने कि 1817 की बात की जा रही है, 1817 की बात की जा रही है, स्कॉटलैंड की बात की जा रही है। स्कॉटिश जो इकोनॉमिस्ट का मतलब अर्थशास्त्री, और साथ में पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक या दार्शनिक, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर। ओके, राजनीतिक क्षेत्र से दार्शनिक जो जेम्स मिल की बात की जा रही है, उसने क्या किया, मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, 3 वॉल्यूम वर्क को मान सकते हैं 3 पार्ट्स, 3 भागों के अंदर, और वो भी कैसा, मैसिव, बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा उसने क्या किया था, क्या किया देखो उसके अंदर, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको उसने क्रिएट किया, उसको इसने एक बुक लिखी है, मतलब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से बुक लिखी है जेम्स मिल ने 1817 में, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, स्कॉटिश पॉलिटिकल जो फिलोसफर था। इन द जिसमें ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, और उसने इस बुक के अंदर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इसने कैसे डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में इसको 3 भागों में उसको बांटा। दिस पीरियडेशंस केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और इस डिवाइडेशन की बात की जा रही है कि इस तरह से 3 भागों में जो इसको बांटा गया, एक तरह से इसके 3 पोर्शंस इन्होंने बना दिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या आपने या आपको इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, इसको समझने में इस तरीके से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम से सामने आई है, या किस तरह की प्रॉब्लम को आपने फेस आउट किया है, देखा है ऐसी प्रॉब्लम को जिसके अंदर टाइम ऑफ पीरियड हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स आई हो। वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड करने की। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू बी कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम। क्या कहा इसने कि इसकी भी एक वजह है, इसका भी एक रीजन है। वी डू सो इन, हम ये इसलिए करते हैं, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। क्या हम इस समय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं, जो खासियत होती हैं, उनके बारे में या उनकी तरफ जो अपना अटेम्प्ट करते हैं, उनको हम सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर्स टू अस, कि जो इवेंट्स या जो ऑकर्स हमारे सामने होते हैं, जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है, उनकी तरफ, उनको कैच करने के लिए, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, उनकी तरफ फोकस करने के लिए हमें हिस्ट्री को टाइम ऑफ पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज डेमोक्रेटिक, द डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। क्या कहा इसने, इसलिए ऐसे वर्ड्स को यूटिलाइज करना पड़ता है जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ पीरियड हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के साथ साथ में हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, और ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें हमारे पास्ट के जो आइडियाज़ हैं या पास्ट से रिलेटेड जो वर्क ऑकर्स हैं उनको
इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दे शो हाउ वी सी, यही वर्ड्स, यही समय चक्र या यही डिवाइडेशन, यही पीरियडेशन ये बताते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंजेज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और ये हमें ये भी बताते हैं कि एक समय अवधि, एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में नेक्स्ट टाइम ऑफ पीरियड के बीच में कितना बदलाव आया और उसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह दिया, मील थॉट दैट, जो जेम्स मील की बात कर रहे थे ना ऊपर, उसी की बात है। मील थॉट दैट, मील ये मानता था ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। क्या कहा इसने कि जितने भी एशियाई जो लोग थे, एशियाई समाज के जो लोग थे, उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, लोअर थी। किसके मामले में, यूरोप के कंपैरिजन के अंदर वो कमज़ोर थे, या एक तरह से मान सकते हैं उनकी सभ्यताएं, उनकी संस्कृति यूरोप के मामले में वीक थी, कमज़ोर थी, पीछे थी। अकॉर्डिंग टू हीज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, कि जैसा कि उसने इतिहास को बताया, जैसा कि उसने इतिहास को समझा, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि उसने इतिहास को जिस तरह से समझा उसमें उसने क्या समझा कि ब्रिटिश इंडिया में आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल द कंट्री, हिंदू और मुस्लिम जो समाज था उसी का यहाँ पर साम्राज्य था, ये वही लोग यहाँ पर राज्य करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूज एंड सुपरस्टिट्यूस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। क्या कहा इसने कि यहाँ चारों तरफ रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब धार्मिक जो विवाद या धार्मिक जो बैर है उसकी बात मानने, कास्ट टबूज मतलब जातिगत जो एक तरह से मान सकते हैं जॉइंट मान सकते हैं, या फिर जातिगत जो बंधन मान सकते हैं, जातिगत जो रिलीजियस जो जुड़ाव है उसकी मान सकते हैं। एंड सुपरस्टिशियस का मतलब एक तरह से मान सकते हैं अंधविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं, बिना देखे ब्लाइंड आई जिसको बोल सकते हैं अंधविश्वास। प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड मतलब इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर बोलबाला था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है इन्होंने कि धार्मिक जो विवाद थे, अंधविश्वास था और जातिगत जो बंधन थे, इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर बोलबाला था। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। क्या कहा है यहाँ कि मील का ये रूल था, या एक तरह से मान सकते हैं कि मील इस चीज़ को फील करता था, या जेम्स मील जो था उसी चीज़ महसूस हुई। क्या महसूस हुई कि जो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश शासन जो था, भारतीय सभ्यता जो है उसको एक मतलब नई डायरेक्शन में ले जा रहा था। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और जब वो नई राह में आए थे तो नए तरीके से उसको ले जा रहा था, इसलिए ज़रूरी भी था कि इंडियन के जो लोग हैं वो यूरोपियन जो कल्चर है, ये यूरोपियन जो मैनर्स है उनको वो सीखे या उनको वो कानून के अंदर लागू करे। ये किसकी थॉट थी, ब्रिटिश की। नेक्स्ट क्या दिया इसने, देखो मील इन फैक्ट, मील के जो सुझाव थे उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। क्या कहा इसने कि मील की जो सुझाव थे या मील की जो सोच थी उसके अनुसार, उसकी सोच या उसके सुझावों के अनुसार क्या बोलना चाह रहा था वो, ब्रिटिश शुड बी कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सारी जो ज़मीन है या इंडिया की जितनी टेरिटरीज भूभाग है उसके ऊपर ब्रिटिश का शासन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, टू इंश्योर द इनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस, की भारतीय जीवन या भारतीय जनता जो है, इंडिया के जो लोग हैं उनका जीवन सुखी हो और हैप्पीनेस हो। रीजन कि पूरे भूभाग पर ब्रिटिश एम्पायर का शासन होगा तो इंडिया के लोग खुश रहेंगे। ये सुझाव किसका था, मील का। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और इसका ये भी मानना था कि इंडिया प्रगति नहीं कर सकता बिना मील की हेल्प के या बिना मील के सपोर्ट, बिना ब्रिटिश के सपोर्ट के या बिना ब्रिटिश की हेल्प के कभी इंडिया प्रगति नहीं कर सकता, इंडिया के लोग डेवलप की तरफ नहीं जा सकते, ये मील का मानना था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, क्या कहा इसने, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि इस चीज़ को माना गया है, इस चीज़ के लिए कहा गया कि जो ब्रिटिश जो
रूल था या अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश शासन जो था वो क्या था, इंडिया के अंदर क्या लेकर के आया, रिप्रेजेंटेड किस चीज़ को, प्रोग्रेस को और सिविलाइजेशन को, सभ्यता और विकास का प्रतीक माना गया ब्रिटिश शासन को इंडिया में। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कि ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले भारत में, इंडिया में अंधकार था, किसी तरह की कोई प्रोग्रेस या किसी तरह कोई डेवलपमेंट नहीं था, ये इतिहासकारों ने कहा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस, कैन सच ए कंसेप्टेशन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस धारणा को, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है क्या कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में डार्कनेस थी, अंधकार ही अंधकार था, किसी तरह कोई डेवलपमेंट था, और ब्रिटिश के आने के बाद में या ब्रिटिश रूल जैसे ही इंडिया में आया, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट शुरू हो गया। इस चीज़ को कहाँ तक स्वीकारा जा सकता है, सत्य कहा जा सकता है। देखते हैं आगे क्या कहा गया आगे। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या कहा गया है, क्या हम हिस्ट्री के किसी भी पार्ट या किसी भी समय को या किसी भी टाइम ऑफ पीरियड को हिंदू या मुस्लिम टाइम या हिंदू या मुसलमान का जो टाइम ऑफ पीरियड बोल सकते हैं उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ एक्सिस्ट, तो इसने क्या कहा कि क्या इन सारे समय की बात की जा रही है तो इनके अंदर फेथ्स एक्साइट एंड सिमुलेंसी इन दीज पीरियड्स, और साथ में इसने क्या कहा, इस समय या इन सारे समय की बात की जा रही है, टाइम ऑफ पीरियड की बात की जा रही है, कई तरह के धर्म क्या एक साथ में, सिमुलेंसी इन दीज पीरियड, एक ही समय में कई तरह के धर्म एक साथ में नहीं चलते थे या उनका वर्चस्व नहीं था। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज, और साथ में क्या कहा, किसी भी समय को या किसी भी धर्म को उसकी एक समय के अनुसार उसको बांटना। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, और उस समय की बात की जा रही है, उस समय को केवल उस समय के शासक के धर्म, उस समय के जो रूलर्स थे, उस समय के जो ऑनर्स थे, उसके धर्म के अनुसार ही बांटना, ये कहाँ तक सही है और ये किसकी जो ज़रूरत है वो कहाँ तक है। टू डू so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इस तरह से हिंदू समय या मुस्लिम समय के अनुसार अगर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस समय अगर हिंदू समय को हम डिवाइड करते हैं, हिंदू हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, मुस्लिम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय बाकी किसी और का किसी भी तरह से कोई भी महत्व नहीं था, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उसके जीवन की या उसके अदर जो भी उसने कर्म किए उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए, इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया, कि प्राचीन भारत के अंदर जो रूलर्स थे, जो शासक थे, डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, उनका भी एक धर्म नहीं होता था, वो भी अलग अलग धर्मों के होते थे, लेकिन उस समय में भी अलग अलग धर्मों के वर्चस्व भी हुए थे और सभी की इम्पोर्टेंस भी हुई थी। Moving away from British civilization, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। क्या कहा इसने, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को हटा करके जिस तरह से अंग्रेजों ने इतिहास को बांटा, हिंदू समय, मुस्लिम समय, इस समय अगर ब्रिटिश समय, इस तरह से अंग्रेजों ने इसे बांटा, इस चीज़ को इग्नोर करके, इस चीज़ को हटा करके भारतीय जो इतिहासकार हैं, इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को जिन पार्ट्स में बांटा वो है एंशिएंट प्राचीन इतिहास, मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न वर्तमान के अंदर इनको डिवाइड किया। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, और इस तरह का बंटवारा एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये भी अब कई प्रॉब्लम साथ में लेकर के आया। इट इज़ ए periodization that we borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity।
क्या कहा इसने कि ये भी कल्चर जो इतिहास को 3 भागों में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्नेट में डिवाइड करने वाली जो प्रोसेस थी या तो तरीका था, ये वेस्ट से आया था, पश्चिमी देशों से आया था। और उसको भी इन्होंने क्या कहा कि उसे आधुनिक जो इतिहास है उसको अलग अलग बेसिस के ऊपर, जैसे विज्ञान किस बेस पर था, वो विज्ञान के ऊपर, फिर इसमें रीजन्स, कारण, तर्क वितर्क, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लिबर्टी की बात की जाती है जिसके अंदर समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, तर्क जो समानता, एक स्वतंत्रता और समानता इसको बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। तो दोनों का मिलान या दोनों का सिमिलरिटी नहीं हो पा रही थी। मेडाइवल जो था, मध्यकालीन जो समय था, उसको उन्होंने क्या तर्क दिए थे, किस बेस पर रखा था, वॉज ए टर्म ऑफ यूज्ड डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एक्सिस्ट, कि जो चीज़ें मेडाइवल टाइम में थी, मेडाइवल समय में थी, वो सारी की सारी चीज़ें, उन सभी का डिस्क्रिप्शन से या उस समय के समाज में, मेडाइवल मतलब मध्यकालीन समाज में जो चीज़ें थी उनसे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ करके उन्होंने क्या कहा कि मॉडर्नेट जो सोसाइटी, वर्तमान जो आधुनिक समाज था, डिड नॉट एक्सिस्ट, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड द characterizations of the modern period to describe the period of our study। क्या कहा इसने, जिस तरह से इसने डिस्क्राइब किया, कैन वी, क्या हम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट, इसको अपना सकते हैं बिना किसी बिना किसी सिचुएशन के, बिना किसी प्रॉब्लम की इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस कैरेक्टराइजेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियड, के आधुनिक जो काल की जो अवधारणा है उसे हम अपना सकते हैं। कैसे, बुक टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, हमारी आधुनिक अवधारणा को बिना किसी तरह से उनको अपना सकते हैं, मतलब बिना किसी डिटेल में गए हुए या बिना किसी सोच विचार के, जैसा है उसी कंडीशन में क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम उसे अपना सकते हैं। देखते हैं आगे, अपने अध्ययन के लिए, कि इतिहास के अध्ययन के लिए क्या हम उसे अपना सकते हैं। एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसा कि आप इस बुक में देख रहे हैं, इस किताब में आप पढ़ रहे हैं, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, ब्रिटिश रूल के अधीन जो लोग थे या अंग्रेजी शासन में जो लोग थे उनके पास में समानता नहीं थी। स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम, वो उनके पास में नहीं थी। और लिबर्टी जिसको हम बोल सकते हैं मुक्ति, जो स्वाभिमान जिसको बोल सकते हैं, वो भी उनके पास में नहीं था। नोर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही उनके पास में किसी तरह का डेवलपमेंट, किसी तरह की ग्रोथ, और ना ही उनके पास में इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बोल सकते हैं आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति भी नहीं थी। तो ये कौन सा रूल था, ब्रिटिश रूल के समय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ा कि किस तरह से हम हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से हम एक तरह से तारीखों का जो महत्व है उनको पढ़ रहे थे। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और बहुत सारे इतिहासकार हैं उन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड को, जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करने में लगे हुए थे, उस टाइम ऑफ पीरियड को उन्होंने कॉलोनियल के रूप में डिवाइड किया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औपनिवेशिक के रूप में उसको डिवाइड किया। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के एक टॉपिक को क्लियर किया, जिसमें ये रखा गया कि कैसे हम समय अवधि को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहले जो डिवाइडेशन हुआ उसमें हिंदू समय, मुस्लिम समय, ब्रिटिश समय के रूप में हमने उसको डिवाइड किया। फिर उस परंपरा को या उस पैटर्न को चेंज करते हुए हमने उसको प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक युग के अंदर उसको डिवाइड किया। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल, की औपनिवेशिक क्या होता है, और इसके बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट आज जितना आपने पढ़ा है उसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास में टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ कॉलोनियल, उपनिवेश के बारे में। आज की इस वीडियो में जितना हमने डिस्क्राइब किया उसमें किसी भी तरह की क्यूरीज, किसी तरह की क्वेश्चंस, डाउट्स हो, आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।